नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज से हम मित्रों प्रारंभ कर रहे हैं हाई स्कूल एनसीईआरटी के भी सॉल्यूशन मैथ के और साथ में साइंस के भी। आज प्रारंभ हम मैथ से पहले वीडियो से करेंगे। एक चीज आपसे काइंड रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे मित्र समझकर भी बहुत सारी चीजों को समझना नहीं चाहते। आपको मैं फिर से एक बार कहूंगा कि चूंकि दोनों ही बोर्ड्स हो, चाहे वो यूपी हो चाहे वो सीबीएसई हो, दोनों में ही चूंकि एनसीईआरटी का चलन आ चुका है, इसलिए आप छोटी बातों से बिल्कुल ना डरें कि हम यूपी बोर्ड पढ़ रहे हैं या सीबीएसई। आप कोई भी बोर्ड पढ़ रहे हैं तो बुक आपकी बिल्कुल सेम है। कोई फर्क है तो केवल मोड का, इंग्लिश और हिंदी का। हमें दोनों मोडों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदी हमारी मातृभाषा है तो अच्छी बुकों को पढ़ने के लिए हमें इंग्लिश की भी जरूरत पड़ती है। तो आज मैं हाई स्कूल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर से ओपनिंग कर रहा हूं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ये बच्चों को काफी मजेदार लगता है, तो यहाँ से मैं ओपनिंग कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1 से 3 तक का वीडियो नहीं अपलोड होगा। वो सब अपलोड होगा और आपको लगभग 2 महीने 3 महीने के अंदर ही, मैं उम्मीद करता हूं लगभग 3 महीने के आसपास में आपको टोटल का टोटल सिलेबस प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज से शुरुआत करते हैं हम द्विघात समीकरण, यानी कि अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आइए मित्रों सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं। ठीक है, अगर कोई भी समीकरण यानी कि इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c फॉर्मेट में लिखा जा सके, फिर से मैं कहूंगा ax² bx प्लस c रूप में लिखा जा सके, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि उसके बगल में एक शर्त लगी होगी जो आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कहती है, कहा जाता है कि a 0 नहीं होगा, जबकि आपके एबीसी क्या है अगर कोई पूछे तो जवाब है एबीसी क्या है? वास्तविक संख्याएं। फिर से ध्यान दीजिएगा, एबीसी क्या है? हमारी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो ये गौर करने वाली चीज है, यानी कि बी 0 भी हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है, सी 0 हो सकता है, सी 0 नहीं हो सकता। पर अगर कोई कहता है कि ए 0 है तो खट से उसको काट दीजिए, कह दीजिए सर ऐसा इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं, यानी कि द्विघात समीकरण नहीं। इसके पीछे कारण मैं दूंगा। अगर आपने छोटे क्लास में पढ़ा हो किसी भी समीकरण की घात, जैसे मैंने आपसे पूछा कि 5x³ प्लस 4x प्लस 1 कितने घात का समीकरण? ठीक है, बराबर 0 में लगा दिया गया, तो आप कहेंगे सर जी किसी भी समीकरण में मौजूद x की सबसे उच्चतम घात, उसकी घात यानी कि डिग्री कहलाती है सबसे हाईएस्ट पावर जो है। तो इसका कितने पावर का है? 3। तो इसमें आप लोग बोलेंगे सर ये त्रिघात समीकरण है। कितना है? त्रिघात, यानी कि 3 डिग्री का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ 3 डिग्री। ठीक है, तो अगर यही 0 हो जाए, मान लें ये पूरा अगर यहाँ 0 होता तो ये पूरा का पूरा पद हमारा क्या होता? गायब हो जाता, और अब हमारा जो समीकरण है वो बन जाता 4x प्लस 1। और अब अगर मैं पूछता है कितने घात का समीकरण है, तो आपका जवाब होता सर ये 1 घात का है। इसीलिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शर्त पर ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो a है वो शून्य होना नहीं चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, कोई पूछे कि सर ये 4x² प्लस 3x प्लस 1 द्विघात समीकरण है या नहीं, तो आप देखिए हल्के हाथों से लिख लीजिए, ये a है, ये b है, ये c है। a का मान कितना है? 4 है, b का मान कितना है? 3 है, और c का मान कितना है? 1 है। abc कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, इस शर्त की पूर्ति करता है, इसलिए ये आपका द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार अगर किसी ने पूछा 3x² प्लस 2b क्या द्विघात समीकरण है, तो पहले आप उसे इस रूप में लाइए। इस रूप की खासियत, एक 2 घात का पद, एक घात का पद, एक बिना घात का पद, यानी कि 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड विदाउट डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 डिग्री मौजूद है, 1 डिग्री मौजूद नहीं है, होना चाहिए था पर नहीं है, तो इसलिए उसको कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ 0 लगा दिया। अब आपसे पूछूंगा a कितना है, b कितना है, c कितना है। ये आदत में अपने इस्तेमाल कर लीजिए कि अगर कोई पद नहीं मौजूद है, कोई टर्म नहीं मौजूद है, तो कंफर्म उसका कोफिशिएंट क्या रहा होगा? 0, या उसकी वैल्यू रही होगी 0। तो अब a बराबर 3, b बराबर 0, c बराबर 2। ऊपर से देखिएगा 0 b हो सकता है क्या? कहेंगे हाँ सर। c क्या कोई भी अंक हो सकता है? कहे हाँ सर। कहे a? कहे सर हो सकता है कोई भी अंक, तो इसमें चल जाएगा, लेकिन 0 को छोड़कर ही होना चाहिए। तो
ये चल जाएगा हमारा। लेकिन यही सवाल अगर मैं पूछूं 2x + 1 तो बहुत सारे मित्र फिर कहेंगे कि सर ये द्विघात समीकरण है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। इसके पहले आपको क्या करना होगा, इधर देखिए 2x + 1 अगर दो घात नहीं है तो बहुत सारे दोस्त मेरे कहेंगे कि सर जी 0 लगा दीजिए। हमने लगा भी दिया, देखने में बहुत बढ़िया लाजवाब ललन टॉप लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि हमें ये दो घात मिल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अब मैं कहूंगा ये a है, ये b है, ये c है, तो a = 0, b = 2 और c = 1। हमारा नियम बहुत साफ कहता है कि a 0 नहीं हो सकता और यहाँ a 0 है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। तो उम्मीद करते हैं ये पहला कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। एक बात हमेशा याद रखें मित्रों कि किसी भी सवाल का सबसे जोरदार चीज जो है वो उसका कॉन्सेप्ट है। बिना कॉन्सेप्ट के चीजों को अगर आप लगाना शुरू कर दें तो वो रट्टा मार बन जाती है, फिर उस पर आप कमांड नहीं कर सकते। तो ये पहली चीज मैंने समझा दी। अब दूसरी चीज, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है छोटे क्लास में कि किसी भी समीकरण की घात यानी कि डिग्री ना तो माइनस में हो सकती है, ना ही भिन्न में हो सकती है, ना ही वो निगेटिव इंटीजर हो सकती है, ना ही वो फ्रैक्शन में हो सकती है। अगर कोई पूछे कि 3x⁴ + 1 कितने का है, कितने डिग्री का है या कितने घात का है, तो बहुत लोग 1/3 घात बोल देंगे, जो कि गलत है। ऐसे ही अगर मैंने पूछा √x + 1 कितने घात का है, तो बहुत लोग बोल देंगे आधा घात यानी कि ½ डिग्री का आंसर। ठीक है, फिर ये आपका आंसर फिर गलत हो जाएगा। इसलिए क्योंकि कभी भी इसी प्रकार अगर मैं ये भी लगा दूं, बाई चांस अगर ऐसा भी आ जाए, तो आप में से बहुत लोग यहाँ पर बोल देंगे सर -3 घात का है, तो फिर मैं इसको गलत काट दूंगा, कहूंगा सर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं ना तो माइनस में आंसर दूंगा ना ही इस तरीके के फ्रैक्शन में आंसर दूंगा। मेरा आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो कहेंगे सर जी अगर कहीं पर आ जाए इस तरीके से √, वगैरह, तब कैसे घात डिसाइड करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन मान लूं कि हमको दे दिया जाए √x + 1 = x² + 3। अब कोई पूछे कि सर ये कितने घात का इक्वेशन है, तो बहुत लोग इसको देखेंगे कहेंगे 2। नहीं, जब तक इसमें कोई भी फ्रैक्शनल टाइप की पावर x के ऊपर मौजूद है, फिर से अंडरलाइन कर रहा हूं, जब तक x के ऊपर किसी भी तरीके का फ्रैक्शनल या नेगेटिव पावर मौजूद है, तो उस स्थिति में आप उसके घात के बारे में, डिग्री के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं दे सकते। तो इधर देखिएगा, हम इसको हटाने का प्रयास करेंगे। इस हटाने के लिए हम इसको उधर भेजेंगे और लिखेंगे x², 3 में से 1 या 2। अब ये √ कब हटेगा, जब आप वर्ग लेंगे, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, वर्ग लेने पर, स्क्वायरिंग करने पर, ठीक है, वर्ग लेने पर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा और इधर हो जाएगा, क्योंकि √ के ऊपर हम स्क्वायर लगाएंगे, उधर भी स्क्वायर लगाएंगे, तो ये हटकर x बन गया। ये फॉर्मूला बनेगा a + b का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a² + b² + 2ab। तो अब इधर देखिए क्या मिला आपको, x⁴ + 4 + 4x²। ये टोटल हो गया आपका एक तरफ लेने पर x⁴ + 4x² - x + 4 = 0। अब आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी आपको पावर में फ्रैक्शन या माइनस नहीं मिल रहा होगा, इसलिए हमारा आंसर हो गया कि सर इसकी डिग्री यानी कि घात कितने के बराबर है। तो आंसर हो जाएगा सर इसकी घात कितने के बराबर है, 4 के बराबर है। तो चलिए मित्रों, पहला एनसीईआरटी का एक्सरसाइज शुरू करते हैं और उसको ढेर भी करते हैं। ठीक है, और इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो मुझे अलग से देना था वो मैंने आपको बेहतरीन तरीके से दे दिया है। अब आइए सवाल लगाते हैं। मुझे लगता है ये आपको बहुत इजी लगने वाला है। हमारा पहला एक्सरसाइज है 4.1। पूरा आपका हाई स्कूल मैथ जो है ये एक इजियर मैथ है और बेसिक मैथ है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, वीडियो देखें और फिर एक बार अभ्यास कर लें, यानी कि प्रैक्टिस कर लें, तो मैं पूरा गारंटी देता हूं कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आइए जरा लगाते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। हमारे पास एक्सरसाइज है 4.1, जिसमें पहला सवाल यही पूछा गया है कि जांच कीजिए क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है, मतलब आइडेंटिफाई इज दे आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जवाब होगा ठीक है सर, चलिए लगाकर देखते हैं ऐसे क्या बताएं। तो इधर देखिएगा मैंने क्या इंपॉर्टेंट बोला, इधर देख लीजिएगा, इससे 2 मिनट में आप आंसर लगा देंगे। अगर ये है ठीक है तो ये ओके है, द्विघात है। अगर ये है तब भी ये द्विघात है, लेकिन अगर ये bx + c है तो ये द्विघात नहीं है। तो आई हो, लेकिन शर्तें याद रखे रहिएगा, यहाँ a की वैल्यू 0 होनी नहीं चाहिए बस।
ठीक है, इससे अगर आप बच गए तो काम आपका बच गया। यहाँ देखिएगा a0 होना इसका डिमेरिट। तो अब तैयारी करते हैं। पहला सवाल देखिए x+1 का होल स्क्वायर, आगे लिखा 2x-3। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं थर्ड, x-2 x+1, फिर आगे लिखा हुआ है x-1 और x+3। एक क्वेश्चन और भी ले लेते हैं, सातवां आठवां क्वेश्चन ले लेते हैं मित्रों। और बाकी आप इसी प्रकार खुद से ट्राई करें और मुझे अगली अपने कमेंट्स में बताएं कि आपने कैसा फील किया। देखिए कमेंट्स बहुत जरूरी है मेरे छोटे साथियों, क्योंकि अगर आपका कमेंट्स हमें मिलता रहेगा तो हमें ये पता चलता रहेगा कि व्हाट यू नीड, आपको क्या जरूरत है, क्योंकि आपको ज्यादा केयर की जरूरत है। और वो हमें तभी पता चलेगा जब आप कहोगे या हमें बताओगे कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो सवाल है x+1 का होल स्क्वायर यानी कि a+b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a² + b² + 2ab। आगे 2x - 2 3 6 कट गया, x² इसको इधर लाएंगे, माइनस है इधर आने पर प्लस हो जाएगा, तो 7 = 0। तो देखिए ये बिल्कुल मैच कर रहा है इसके जैसे इसके जैसे। अब अगर यहाँ पर मैं लिखना भी चाहूँ क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो 1x², x नहीं है 0x + 7। a की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है, b की वैल्यू कितनी है 0 है और c की वैल्यू कितनी है 7 है। तो आप कह सकते हैं सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि ये हमारा फॉलो अप कर रहा है। अगले सवाल पर चलते हैं। कोई दिक्कत, क्योंकि a0 नहीं है, बस एक ही चीज देखा करिए a0 है या नहीं है। दो घातीय के समीकरण के दो घात वाले डिग्री वाले पद के पीछे a का मान 0 ना होने पाए। अगर 0 नहीं है तो हर बार ये द्विघात x का x से गुणा x², x का 1 से गुणा x, -2 का x से गुणा -2x, -2 का 1 से गुणा -2, x का x से गुणा x², x का 3 से गुणा 3x, -1 का x से गुणा -x और आगे -1 का 3 से मल्टीप्लाई -3। x² से x² घटा दो और इन दोनों को आपस में मिला दो तो 3 2 5, ठीक है, ये हो गए। और ये भी उधर भेज दिया जाए तो -x मिलकर -2x हो जाएगा। हमारे ये भी उधर गया, माइनस से प्लस हो जाएगा और -3 के साथ मिलकर -1 हो जाएगा। अभी तक कुछ बचा नहीं है, हम इसी को या लगाकर 5 में से 2 गया 3x और यहाँ पर क्या बचा -1 = 0 भी लिख सकते हैं। फिर या लगाया, आप कहेंगे सर जी 3x - 1 है, इसमें x² नहीं है तो यहाँ 0 लगा सकते हैं। अब फिर पूछेंगे a कितना है तो जवाब 0 में है, b कितना है 3 है और c बराबर कितना -1। ये देखिए सबसे बड़ी कमी इसकी, इसी के नाते ये द्विघात नहीं हो सकता। अगर a 0 हुआ तो ये चीज द्विघात नहीं होगी, कदापि नहीं होगी, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, x³ - 4x² - x + 1, इसको खोल दें, a - b का होल क्यूब तो ये हो जाएगा a³ प्लस b³ मतलब 2 का क्यूब, सॉरी -2 का क्यूब -3ab यानी कि 3x × 2 ब्रैकेट में x - ये हो जाएगा। इसे ओपन करें इससे पहले ये दोनों काट लें, 4x² - x + 1, यहाँ -8 3 दूना 6, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6x को x से 6x² माइनस और माइनस प्लस 6 दूना 12x, तो सबको एक तरफ ले आए। ये देखिएगा माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, 4 के साथ मिलकर हो जाएगा 2x², 12 इधर लाएंगे धन 12 है, इधर आकर -12 से x घट जाएगा -13x, 8 1 के साथ मिलकर हो जाएगा 9 तो बराबर 0। अब देख सकते हैं a बराबर 2, यहाँ विथ साइन हम लेते हैं abc के मान -13, c का मान कितना 9। अब यहाँ ध्यान दीजिए सभी वास्तविक संख्या है, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं और सबसे बड़ी बात a 0 नहीं, इसीलिए यह क्या है द्विघात समीकरण, ठीक है। अब अगर कोई ये पूछ ले कि क्या ये भी द्विघात समीकरण है तो मैं समझता हूं कि आप इतने समझदार हैं कि इसका जवाब दे, ये कितने घात का समीकरण है, जवाब है सर 3 घात का, ठीक है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी दिखाई दे रही है। उम्मीद करते हैं इस पहले सेक्शन में 8 क्वेश्चन हैं, 3 मैंने लगाकर आपको दिखाए, आप 5 क्वेश्चन लगाइए और अगर कोई भी तकलीफ हो मेरे दोस्त तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बोल दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन है जो आपको तकलीफ दे रहा है। हर तकलीफ की दवा मैं आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है।
अभी के वीडियोस देखते रहें, और अगर आप चाहें कि इसमें हायर लेवल के क्वेश्चंस को लगाना, तो आपके लिए एक विकल्प बहुत ही अच्छा ये है कि हमारे इसी YouTube चैनल पर पॉलिटेक्निक क्लासेस के भी वीडियोस अपलोडेड हैं, जिनके चैप्टर्स के नाम भी इनसे जहां जहां मैच करते हैं। अगर आप उनको खोलकर देख लेते हैं तो आप किसी भी साइड बुक के भी सारे क्वेश्चंस इजीली लगा डालेंगे। ठीक है, ये जो हमने स्पेशली लॉन्च किया है YouTube चैनल, इसका मूल टारगेट 100% एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लगाना है। तो आपको अगर इससे हायर लेवल का भी पढ़ाई करनी हो तो आपके लिए पॉलिटेक्निक है। इन सभी वीडियोस को देखने के बाद आप पॉलिटेक्निक की वीडियो इसी नाम के, जैसे द्विघात समीकरण है, वहां जाकर द्विघात समीकरण खोल देंगे तो बड़े आराम से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। आगे के क्वेश्चन में हम चलेंगे, कुछ 2-3 सवाल दिया गया है जिसमें कह रहा है कि हम सवाल दे रहे हैं, उस पर विचार कीजिए और इन क्वेश्चंस को लगाइए। ठीक है, इन क्वेश्चंस को लगाइए और उनका समीकरण बनाइए। अभी लगाना नहीं, लगाना की प्रक्रिया तो हम अगले एक्सरसाइज के बाद सीख लेंगे। तो यहाँ पर हमें केवल क्या करना, उनका इक्वेशन बनाना है। तो आइए मित्रों शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और बनाइए इनका इक्वेशन। ठीक है, एक बात आप सभी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर किसी भी अंक का मान, किसी भी व्यक्ति का उम्र, आयु या किसी वस्तु का मूल्य हमें ना पता हो तो हमें जनरली उसका जो मान है वो x रुपीज, y रुपीज या z रुपीज ऐसा कुछ मानकर चलना चाहिए। ठीक है, अभी हमारे सिलेबस में चूंकि एक ही वेरिएबल मिलने वाला है, यानी कि एक ही चर मिलने वाला है, इसलिए जनरली उस चर को हम x का नाम दे देंगे। ठीक है, अब यही आपको अपने सवाल में आइडेंटिफाई करना है और उसी की सहायता से आंसर भी देना है। सुनिए जरा, एक आयताकार यानी कि एक स्क्वायर, ठीक है, एक आयताकार भूखंड यानी कि एक एरिया है, यानी कि क्षेत्रफल है जो कि स्क्वायर से रेक्टेंगुलर शेप में है। इसका एरिया जो दे रखा है 528 दे रखा है। अब इसकी लेंथ यानी कि लंबाई और इसके ब्रेथ के बारे में कुछ जानकारियां हैं। ठीक है, यानी कि चौड़ाई के बारे में कुछ जानकारियां हैं। शब्दों में किस प्रकार है लिखा, लंबाई, यदि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से ही अधिक है। जरा ध्यान से देखिएगा, क्षेत्र की लंबाई कहता है सर चौड़ाई के दोगुने से, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, एक अधिक है। ठीक है, तो कह रहा है कि सर ये बताइए कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए इक्वेशन कैसे मिलेगा। ठीक है, तो आइए जरा ध्यान दें मित्रों, पहले अंग्रेजी में भी सवाल एक बार समझ लें। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी एरिया 528 है और उसका जो लेंथ है उसके ब्रेथ का ट्वाइस से 1 मोर है, ट्वाइस से 1 मोर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो गुना शब्द है यानी कि ट्वाइस, ट्राइस, इस टाइप की चीजें, ये हमें बताता है कि हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अगर ट्वाइस है 2 से, ट्राइस है तो 3 से। अधिक का मतलब हम कोई भी अंक यानी कि मोर का मतलब क्या, हम कोई भी नंबर उसमें जोड़ने वाले हैं। कम का मतलब होता है लेस, और लेस का मतलब होता है हमारे क्या, माइनस करने वाले हैं। तो देखिए कितना आसान है, अगर मैं चौड़ाई को x मान लूं, उसकी ब्रेथ को x मान लूं, इसमें लिखा चौड़ाई के दोगुने, गुने का मतलब मैंने कहा मल्टीप्लाई से, और कितने से, 2 से, तो b इंटू क्या हो जाएगा ये 2, दोगुने से, फिर क्या करता अधिक, अधिक का मतलब जोड़ देना कितना 1, तो 2b + 1, और यहाँ b का मतलब कितने से है, तो जवाब है x। अब यहाँ पर अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया की जगह 528 और लेंथ की जगह 2x + 1 और ब्रेथ की जगह x, तो 2x का x से मल्टीप्लाई, 2x² + x, आगे 528, इसको उधर ले जाइए, 2x² + x - 528 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये आपका दो घात का समीकरण इस तरीके से प्राप्त हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, यहाँ पर मैं ये सवाल लगाने से पहले आपको 3 कॉन्सेप्ट दूंगा, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर मैं बोलूं कि 51 के आगे 2 क्रमागत संख्या बताइए, तो 51 के बाद आप क्या बताएंगे, 52 और 53। अगर मैंने कहा सर ये बताइए 43 के आगे 2 क्रमागत संख्या, तो आप क्या कहेंगे, 44 और 45, यानी कि उसमें एक एक इजाफा करते जाएंगे। तो क्रमागत, ठीक है, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव, क्या कह रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, नंबर। ठीक है, अगर आपसे पूछें तो क्या होगा किसी भी के लिए, अगर मैं 51 बोलूंगा तो 52, 53, 43 बोले तो 44, 45, 90 बोल दें, 90 बोल दें,
91 92। तो उसको अगर मैं x के रूप में समझूं तो कहने का मतलब हुआ अगर पहला x है तो अगला हो जाएगा x प्लस 1 और अगला चाहिए तो क्या लिख सकते हैं x प्लस 2। अब यहां पर एक और भी चीज हम लोग समझ लें, कॉन्सेक्यूटिव इवन एंड कॉन्सेक्यूटिव ऑड। ठीक है, ये भी कई बार हमारे पास आ जाता है सवालों में, तो उसको भी थोड़ा सा समझ लिया जाए। आइए, तो अगला हमारा लिखा हुआ है कॉन्सेक्यूटिव इवन एंड ऑड, दोनों केस में, यानी कि सम और विषम। हमने बोला क्रमागत सम और विषम अगर आपको चाहिए तब क्या होगा, जैसे मैंने बोला 10 है तो 10 के बाद क्रमागत सम क्या होगा, 12 और 14 और 16। अगर मैंने 11 लिया होता, मैंने क्या था क्रमागत विषम बताइए, तो 11 के बाद क्या था 13 15 17। आप यहाँ भी देखिए 2-2 के अंतर से बढ़ रहे हैं, यहाँ भी कितने के अंतर से बढ़ रहे हैं, 2-2 के। तो अगर सवाल इवन हो चाहे ऑड हो, इससे कोई मतलब नहीं। आप x लीजिए और उसमें लगातार 2-2 बढ़ाते जाइए, 2 बढ़ाए तो x प्लस 2, फिर इसमें 2 बढ़ा देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा x प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये कि पहला अंक क्या है। अगर पहला विषम हुआ तो 2-2 जोड़ने से विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स मिलेंगे। अगर आपका पहला सम है यानी कि इवन है तो उसमें 2-2 जोड़ने से इवन संख्या है। तो बस 2 चीजें याद करनी है आपको कि अगर मैंने कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स लिया, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स बोला तो इसका मतलब हुआ x प्लस 1, उसका अगला होगा x प्लस 2। मैंने कॉन्सेक्यूटिव शब्द यूज किया और बोला इवन या ऑड दोनों में से कुछ भी, तो आप x लेंगे, अगला x प्लस 2 लेंगे, उसके बाद वाला x प्लस 4 लेंगे। यानी कि क्रमागत संख्या अगर मैंने बोला आपके सामने है x प्लस 1 x प्लस 2, और अगर मैंने क्रमागत सम या विषम शब्द का प्रयोग कर दिया तो उस समय आप क्या लगा देंगे x प्लस 2 और x प्लस 4। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल। तो यहाँ पर देखिएगा 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर लेने हैं, तो लेट कॉन्सेक्यूटिव यानी कि क्रमागत संख्या, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स आर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ऐसे हिंदी में लिखना होगा, तो माना 2 क्रमागत संख्याएं। ठीक है, माना 2 क्रमागत संख्याएं, क्या क्या ले लिया जाए मित्रों, तो जवाब है x और x प्लस 1। तो कहता है इनका गुणनफल, देयर मल्टीप्लाई। ध्यान दीजिएगा हर शब्द आप पकड़ेंगे इसमें तो खट से आपको इक्वेशन बनाना आ जाएगा। क्या लिखा है, उनका गुणनफल यानी कि उनका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कहेंगे x इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 1, दोनों को गुणा करना है। और कहता है ये मान हमको दिया हुआ है 306 के बराबर, तो हमने 306 यहाँ लगा दिया। देखिए x का x से गुणा, x स्क्वायर, x का 1 से गुणा, x 306 इधर लाएंगे, माइनस 306 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। ये हो गया हमारा अगला इक्वेशन। ठीक है, इन इक्वेशंस को लगाने के बारे में हम अगले टॉपिक में बात करेंगे कि किस तरीके से इन सवालों को द्विघात समीकरणों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में चर्चाएं अगले क्लास में आएंगी। अभी आज की एक्सरसाइज में हमें केवल इसने ये दिया है कि आप इक्वेशन बना कर बताइए। अब देखिए यहाँ पर मैं एक बात छोटी सी जोड़ूंगा अगले सवाल के लिए कि अगर कोई आदमी का प्रेजेंट एज यानी कि वर्तमान आयु x है, तो आगे बढ़ने पर जितना भी, माना हमने कहा k वर्ष बाद यानी कि आफ्टर k ईयर, अगर मैंने पूछा तो ऑब्वियस है आप उसकी उम्र में जोड़ेंगे। जैसे मैं 20 का हूं, मैं पूछूं आज के 5 साल बाद, तो आप कहेंगे 20 प्लस 5 यानी कि 20 प्लस 5 25। मैंने पूछा होता आज से 5 साल पहले मेरा उम्र कितना था, तो आप 20 में से 5 क्या करते, घटा देते, यानी कि 20 माइनस 5 15 आ जाता। इसी प्रकार यहाँ भी तो k वर्ष बाद यानी कि आफ्टर k ईयर तो x प्लस k, बिफोर k ईयर लिख दे यानी कि पूर्व में। ठीक है, k साल पहले ऐसे बोल दे, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, उसे x माइनस k कर देंगे। तो इतनी छोटी सी कॉमन सेंस एज वाली प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है रोहन की माँ। ठीक है, कोई रोहन साहब है और उनकी माँ भी है। ठीक है, कहता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी। ठीक है, चलिए रोहन की आयु प्रेजेंट एज हमने मान लिया x है, लेट कर दिया। ठीक है, मान लिया, तो यहाँ पर माना उनकी आयु x है। अब उनकी माँ क्या है, रोहन से अभी मैंने आपको बताया है 26 अधिक है। क्या है, अधिक है। अधिक होने पर हम कौन सा वहां पर ऑपरेशन यूज करेंगे, जोड़ने का। कितना जोड़ देंगे, 26 किसमें, रोहन की आयु यानी कि x प्लस 26। माँ की आयु हो गई x प्लस 26,
रोहन की कितनी हो गई x। अब कहता है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। ये तो आज की बात हो गई, आज के डेट में, ठीक है। अब कहता है यहां से 3 वर्ष बाद, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद बोलते ही क्या करना है, आप समझ रहे हैं कि बराबर कितना है 3। 3 साल बाद क्या होगा, रोहन भी 3 साल बड़ा हो जाएगा, यानी कि x में 3 जुड़ जाएगा, और माँ भी उसकी 3 साल बड़ी हो जाएगी, यानी कि 26 में 3 जुड़ जाएगा, तो x + 29 हो जाएगा। अब कहता है इस समय अगर इन दोनों का आयु गुणा करा लें तो हमें 360 मिल जाएगा। यानी कि अगर इनकी आयु का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करा लिया जाए तो क्या हो जाएगा, हमें जो प्राप्तांक मिलेगा वो 360 के बराबर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये पहली आयु x + 3, दूसरी x + 29, मल्टीप्लाई x का x से गुणा x², 29x + 3x + 3 9 27, 3 दूना 6, 6 2 8 बराबर 360। सबको एक तरफ ले आइए और आंसर लिखकर दे दीजिए। घटा तो आप लेंगे ही बराबर 0, ठीक है। तो जो यहाँ आ जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज से, बढ़िया क्वेश्चन है, स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड, यानी कि दूरी, चाल, समय से संबंधित सवाल, सवाल संख्या दूसरे का 14, ठीक है। अंतिम एक्सरसाइज है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। चलिए हमने मान लिया हमारे पास डिस्टेंस यानी कि दूरी, ठीक है, कितने के बराबर दे रखा है, 480 किलोमीटर के बराबर दे रखा है। इस ट्रेन की सामान्य यानी कि जनरल चाल, ठीक है, कॉमन स्पीड, ठीक है, उसकी जो है नेचुरल स्पीड जो है वो हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब उसने कहा ये दूसरे चाल 8 किलोमीटर कम कर दी। अगर उसने अपनी चाल यानी कि ये जो स्पीड है उसे लेस कर दिया, लेस स्पीड, और कितना कम कर लिया, कम का मतलब क्या होता है माइनस। तो पहले उसकी चाल x थी, अब उसने 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, तो x में से क्या कर देंगे हम, 8 घटा देंगे। तब कहता है कि अब जो उसे समय लगता है वो पहले से 3 घंटा अधिक है। तो अगर मैं बोलूं कि ये पहला वाला t घंटा लगता था या t1 लगता था, तो दूसरी बार जो समय लगेगा वो t1 से 3 घंटा का लगेगा ज्यादा। अगर वहां 2 घंटा लगता था तो उससे 3 घंटा ज्यादा, मतलब 2 में 3 जोड़ दिया 5। अगर वहां 10 घंटा लगता था तो उससे 3 घंटा अधिक का मतलब 10 में 3 जोड़ दोगे, क्या आ जाएगा मित्रों, 13 आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी समझ में आ गई हैं। अब आइए बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं कि कैसे यहाँ पर हमारा सब कुछ सेटलमेंट हो पाएगा। तो जरा ध्यान से देखिए और पहले वाले स्थिति में बताइए हमें कितना समय लगेगा। तो देखिएगा आप एक फॉर्मूला जानते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। इंग्लिश में भी मैं बोल दूं डिस्टेंस बराबर क्या होता है हमारा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं सर टाइम क्या होगा, तो जवाब होगा सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले वाले में बोलिए डिस्टेंस कितनी है 480 और स्पीड कितनी है x। दूसरी स्थिति में भी मैंने बोला कि सर समय कितना लगेगा, तो जवाब होगा सर दूरी बटा 4 यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अभी भी वही है दोस्तों, केवल क्या बदला हमारा 4। तो 480 के नीचे x - 8 हमने लगा दिया। अब हमारे सवाल में लिखा हुआ है इन रिलेशन के बारे में, जो आप गौर करिए क्या दिया हुआ आपको, t2 बराबर t1 + 3। एक बार मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहूंगा, ये जो खांसी आ रही है इसे कोरोना वायरस कोविड-19 समझने की गुस्ताखी ना करें। ये केजरीवाल साहब वाली खांसी है, मुख्यमंत्री बनाकर जाएगी मेरे दोस्तों, और ये तय, ठीक है। आप परेशान ना हो क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा एक दिनों में 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाते हैं, और अभी मैं बिना स्पीकर के इतने लाउड वॉइस के साथ अपने नेचुरल आवाज में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कभी कभी आ जा रहा है, ठीक है। तो t2 बराबर t1 + 3। तब वापस आइए जरा, t2 के लिए कितना हो जाएगा, तो जवाब होगा सर 480/x - 8। और यहाँ पर t1 के लिए कितना, तो जवाब होगा सर 480/x + 3। सबको एक तरफ ले आइए, इन दोनों में से 480 कॉमन लेने के बाद 1/x - 8 बराबर 1/x बराबर 3। अब आप 3 से काट सकते हैं इसको, 3 × 3 3 × 6 = 18 यानी कि 160। यहाँ इन दोनों का लसाअ ले लिया जाए
ऊपर ये इसको पूरा का पूरा काटेगा, ऊपर x आ जाएगा, x काटेगा, यहाँ पर x माइनस 8 आ जाएगा और बराबर हमारे पास क्या है 1। इसको क्रॉस गुणा करिए और इधर देखिए कितना आ रहा है आपका x और x हमारे क्या हो गया, कट गया, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ गुणा कर लें, 6 8 48, 8 6 48, 8 1 में 8 4 12, 1280। इसको क्रॉस गुणा किया, x का x से गुणा, x स्क्वायर x का 8 से गुणा, 8x सभी को एक तरफ कर लिया गया तो हमारा आंसर आ गया x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये देखिए आपका एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तैयार है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार है। तो उम्मीद करता हूं आज की ये पहली इंट्रोडक्शन क्लास हाई स्कूल वाले मेरे दोस्तों को बहुत ज्यादा हद तक पसंद आई होगी। लगे रहें, हमारे साथ कमेंट करते रहें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी आपकी। आपके कमेंट्स जितने अधिक आएंगे और जिस क्लास के आएंगे सबसे ज्यादा, उसकी वीडियो सबसे ज्यादा अपलोड होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी आपके वीडियोस जल्दी से जल्दी भर दूं तो उसके लिए आपको ढेर सारी कमेंट मेरे इनबॉक्स में करनी होगी। और ये मैं नहीं कर रहा मेरी तारीफ करना, आप बिल्कुल सुकून से गाली भी लिख सकते हैं और मुझे उससे कोई दर्द नहीं होगा क्योंकि इससे मुझे भी सीखने की ललक पैदा होती है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे फॉल्ट रही होगी, तभी आप में भावनाएं आई होंगी। अपने और भी दोस्तों को बताएं जो आपके हित हैं, मित्र हैं और इस लॉकडाउन वाली स्थिति में अगर घर पर बैठे हैं तो उनकी हेल्प करें। बताएं कि एक यूट्यूब चैनल शुरू हो चुका है जहां हम धुआंधार सारे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगाएंगे। केवल सेम टाइप के अगर क्वेश्चन होंगे तो आपके लिए 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए जाएंगे। उम्मीद के साथ ये आपको आनंद सर के साथ आनंद आया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ, लेकिन शर्त याद रखे रहिएगा, ये डिपेंड करता आपका कमेंट कितना आने